चलिए बच्चों, मैं हिमांशु सरस्वत स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री क्रैकर्स में। आज जो हम लेके आए हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट की अगली वीडियो लेके आए हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है सॉलिड स्टेट का वो यही है। यदि सॉलिड स्टेट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है तो इसी के ऊपर आता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं अपना यूनिट सेल का घनत्व। ठीक है, यूनिट सेल डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, एकक कोशिका का घनत्व। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, किसी भी क्रिस्टल की यूनिट सेल का घनत्व उस क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। घनत्व के बराबर होता है यदि हमें क्रिस्टल का, यदि हमें यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात हो तो हम यूनिट सेल का प्रकार, यूनिट सेल का प्रकार, कॉमा परमाणु त्रिज्या तथा परमाणु भार या परमाणु का अणुभार, परमाणु का अणुभार इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं, इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। ये होती है यूनिट सेल की डेंसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि कोई भी क्रिस्टल होगा, कैसा भी क्रिस्टल हो, उस क्रिस्टल की जो यूनिट सेल का घनत्व होगा वो उस क्रिस्टल के घनत्व के बराबर ही आता है। ठीक है, और सबसे मेन बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये है कि यदि हमें यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात हो, ठीक है, तो हमें उससे क्या फायदा होता है, हम क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला, यूनिट सेल का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, जिन परमाणु से मिलकर के वो यूनिट सेल बन रही है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, तथा उस परमाणु का अणुभार तक, मोलर मास तक हम ज्ञात कर सकते हैं। ये होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके लिए एक डेरिवेशन होता है, उसे देखते हैं। चलिए, क्योंकि आप सबको पता है कि घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, D = m/b या m = dv। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये नॉर्मल फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यूनिट सेल का घनत्व क्या होगा। यूनिट सेल का जो घनत्व आने वाला है वो आने वाला है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान काय का आएगा, द्रव्यमान भी आएगा काय का, यूनिट सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा आयतन काय का आएगा, यूनिट सेल का, और यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए। अब बात ये है कि क्या हमें यूनिट सेल का द्रव्यमान पता है, बिल्कुल पता है। चलिए, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, देखें। यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर होगा, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में, ये कमरा है एक, इस कमरे में 4 बड़ी बड़ी गोले रखे हैं लोहे के। ठीक है, 4 बड़े बड़े गोले रखे हैं लोहे के, और चारों का जो वेट है, प्रत्येक का वेट कितना है, मान लो 50 किलोग्राम है। ठीक है, प्रत्येक गोले का वेट कितना है, 50 किलोग्राम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इन पूरे कमरे में, इस पूरे कमरे का वेट कितना है। देखो सुनो, इन दीवारों के वेट को हम नगण्य मानते हैं,
जीरो मान लेते हैं। दीवारों का जो भार है उसे हम जीरो मानते हैं किसी भी कमरे के। उसके अंदर 4 क्या रखे हैं आपका गोले रखे हैं बड़े बड़े लोहे के, और उसमें प्रत्येक गोले का जो भार है वो 50 किलो। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे कमरे का भार कितना होगा, तो आप सिंपल सी एक काम करेंगे, 50 किलोग्राम प्रत्येक गोले का है। कितने गोले हैं? 4 गोले हैं, तो कितना आ जाएगा? 200 किलोग्राम। ठीक है। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी भी यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा, तो बात यह है कि वो यूनिट सेल कितने परमाणुओं से मिलकर के बनी है। ठीक। और प्रत्येक परमाणु का जिस परमाणु से मिलकर के यूनिट सेल बनी है, उसमें प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये यदि हमें पता हो तो हम यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है क्या पता है कि एससीसी जो होती है उसमें कितने परमाणु होते हैं? वो एक परमाणु से मिलकर के बनती है। ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है। एफसीसी जो होती है अपनी एफसीसी फलक केंद्रित वाली, वो 4 परमाणु से मिलकर के बनती है। और जो हमारी बीसीसी होती है वो कितने परमाणु से मिलकर के बनती है? 2 परमाणुओं से मिलकर के बनती है। ठीक है। ये तो परमाणु की संख्या आ गई। ये यूनिट सेल के 3 प्रकार हमने पढ़े हैं। इन तीनों प्रकार में कितने कितने परमाणु उपस्थित होते हैं ये हमने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है पहले। अब बात यह है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है उसे हम मानते हैं क्या? m। ठीक है। कैपिटल M मानते हैं, स्मॉल m नहीं, कैपिटल M। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं कि परमाणु की संख्या या परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या जिसे हम प्रदर्शित करते हैं Z से, ठीक, गुणा क्या आएगा? एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। एक परमाणु का द्रव्यमान जिसे हम लिखते हैं क्या? m। ठीक। ये होता है हमारा किसी भी यूनिट सेल का द्रव्यमान। सेम उसी कमरे की तरह कि कितने गोले उपस्थित है, प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होता है। ऐसे ही कितने परमाणु उपस्थित है जिसे हम कहते हैं Z। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स। और उसमें से प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है उसे हम मानते हैं m। ठीक है। तो चलिए, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान आ गया, ऐसे निकल आएगा। लेकिन क्या हमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान पता होता है? नहीं पता होता। हमें यदि पता होता है तो उसका परमाणु भार पता होता है या अणुभार पता होता है। ठीक है। किसी भी का द्रव्यमान नहीं पता होता है। तो आप पढ़ के आए हैं पहले एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? चलिए, परमाणु भार में, ठीक है, परमाणु भार में यदि हम नंबर ऑफ आवोगाद्रो संख्या का डिवाइड दे दें तो हमारे पास एक परमाणु का क्या आ जाता है? द्रव्यमान आ जाता है। परमाणु भार होता है मोलर मास। ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? आवोगाद्रो संख्या क्या ले रहे हैं? डिवाइड दे रहे हैं, इसलिए हम m लिखते हैं। ठीक है। और आवोगाद्रो संख्या क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ आवोगाद्रो। आप सबको पता होगी कि आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ पर अभी लिख दूंगा n में। ठीक, ये आ गया। अब जो ये आपने लिखा था इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर इधर कर लो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसे करके। और इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं कहाँ पर? इधर। ये जो निकल के आया है इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुट इन सेकंड। ठीक, क्या आएगा देखना, यूनिट सेल का जो द्रव्यमान आने वाला है वो क्या आएगा? परमाणुओं की संख्या Z ही रहेगी। ठीक है। तो मैं अब परमाणु की संख्या नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे क्या लिख रहा हूं? Z लिख रहा हूं। Z इनटू में क्या आएगा? एक परमाणु का द्रव्यमान, जो अभी हमने क्या देखा है? m/na। क्या देखा है? m/na। तो यहाँ पर आने वाला है Z इंटू m/na। तो ये आ गया आपका यूनिट सेल का क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं कहाँ? पहले में। ठीक है। अभी 2 मिनट और रुकते हैं, फिर हम इसे पुट करेंगे। जरा इधर आते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर कर रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए। चलिए देखें जरा,
तो हमारे पास यूनिट सेल का द्रव्यमान आ गया। हमें आवश्यकता है तो काय की यूनिट सेल का आयतन की। तो यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। इनमें से ये तीनों जो यूनिट सेल होती हैं, तीनों जो होती हैं वो क्यूबिक होती हैं, घनीय आकार की होती हैं। और घन का या क्यूब की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सभी जो कोर होती हैं, सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सब बराबर होती हैं। मान लो कि मैंने इधर ऊपर वाली साइड को, ऐसे वाली साइड को क्या माना, ए माना, इधर वाली साइड को भी क्या मानूंगा, ए, और हाइट भी क्या हो जाएगी उसकी ए। तो तीनों भुजाएं क्या आने वाली हैं, ए आने वाली हैं। आयतन के बारे में हमने पढ़ा है, V से प्रदर्शित करते हैं आयतन को। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर हमारी लंबाई भी कितनी है, ए, चौड़ाई भी कितनी है ए, और सॉरी लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है ए, और ऊंचाई भी कितनी है ए। तो यहाँ पर आने वाला है ए इंटू ए, मतलब कि जो यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया, ए का क्यूब। ठीक है, हमारे पास यूनिट सेल का द्रव्यमान भी आ गया और यूनिट सेल का आयतन भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यूज को पुट करना है कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि उसी के लिए हमने यूनिट सेल का द्रव्यमान और यूनिट सेल का क्या निकाला था, आयतन निकाला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, घनत्व को हम या तो डी से प्रदर्शित करते हैं या फिर रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल डी या रो को लेकर के चल रहा हूँ। तो डी इज इक्वल टू आएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान, क्या आया है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए। ठीक है, क्या आ गया, जेड इंटू एम अपॉन एन ए का मतलब नंबर ऑफ आवोगाद्रो। अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में आने वाला है यूनिट सेल का आयतन, जो कितना आया है अभी हमारा, एक क्यूब। तो जो हमारा डी होने वाला है वो डी होने वाला है जेड, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नीचे, जेड इंटू एम अपॉन नंबर ऑफ आवोगाद्रो इंटू ए क्यूब। किसी भी यूनिट सेल का घनत्व ये होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम यूनिट सेल का घनत्व निकाल सकते हैं, यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं जेड वो भी निकाल सकते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है वो भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आवोगाद्रो हमें पता होती है, यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ आवोगाद्रो एन ए होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कई सारी बुकों में 2-3 होता है यहाँ पर, तो आजकल जो सारी बुक्स आ रही हैं उनमें समय 2-2 है। ठीक है, पुरानी बुक्स में 2-3 होता था, तो आप इसी को याद रखेंगे। तो और ए क्यूब मतलब कि यूनिट सेल का आयतन। यदि आपको डेंसिटी घनत्व, परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट सेल का आयतन भी निकाल सकते हैं, मतलब सारी चीजें आप इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला यूनिट सेल का घनत्व निकालने का। अब यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं, जेड क्या होता है, परमाणु की संख्या, यूनिट सेल कितने परमाणु से मिलकर के बनी है। जैसे मान लो सपोज कि जो हमारी यूनिट सेल है वो कौन सी है, एचसीसी है, तो जेड की जगह क्या आएगा 1, एचसीसी होगी तो जेड की जगह क्या आएगा 4, बीसीसी होगी तो जेड की जगह क्या आएगा 2। ठीक है, एम एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, एन ए मैंने लिख ही दिया, ए कोर की लंबाई आपको दे रखी होगी 1.4 पिकोमीटर या नैनोमीटर, जो भी आपको दी होगी या सेंटीमीटर में दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, फिर हम करते हैं इनकी न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपने अभी यूनिट सेल घनत्व निकालना सीखा है, उसमें आयतन आया था, आयतन जो था हमारा वो था ए का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें यदि तो ए क्या होती है, ए होती है, मैंने अभी आपको बताया था कोर की लंबाई। ठीक है, तो जब हम इस यूनिट सेल के घनत्व के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोर की लंबाई हमें अलग अलग यूनिट में दे रखी होती है, कभी मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी एंगस्ट्रॉम में, कभी नैनोमीटर, कभी पिकोमीटर। तो उन सबको मैं आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले उसे चेंज करने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसा यूनिट और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर में या सीजीएस पद्धति में। ठीक है, आप सब जानते हैं सीजीएस पद्धति क्या होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है।
ठीक है। ऐसा ही पद्धति में यदि हम देखें तो 10 की पावर -10 मीटर होता है, और मीटर में जब हम मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, फिर 2 पावर क्या हो जाएंगे, इधर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। दूसरा आता है आपका 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करोगे क्या आ जाएगा, -7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आता है हमारा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यदि घनत्व वाले क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल करने हैं, यदि आपको उसमें कोर की लंबाई अलग लगती है तो वो आपको केवल और केवल किस में चेंज करनी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। केवल आपको सेंटीमीटर में ही वो चेंज करनी है। सेंटीमीटर में करते हैं तभी सभी क्वेश्चनों के आंसर सही आते हैं। यदि आप मीटर में करेंगे तो आपको एंड में जाकर के वो चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो चलिए आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखो, चाहे हमारे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के हों, चाहे हमारी न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के हों, किसी के भी यदि हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल को करने का एक सही तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या होता है। देखें, न्यूमेरिकल को पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से पढ़ें, ठीक है। और न्यूमेरिकल को जब आप केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्व होगा, या ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको पता पड़े कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, ठीक है। सबसे पहला काम न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करें कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, और जो दी हैं उन्हें नोट करें, ठीक है। उसके बाद यदि हम आगे चलेंगे तो उसके बाद हम अगला जो अपना देखेंगे कि हमें क्या देखना है, तो वो हम देखेंगे कि हमसे इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब उस चीज़ को भी क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, और उसके आगे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा फंडा होता है वो क्या होता है कि उस न्यूमेरिकल को या उस जो भी हमें दिया है उसे फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमें ऐसा ढूंढना है जो जो चीज़ें इसमें दी हैं उससे संबंधित हो, वो सारी चीज़ें उस फॉर्मूले में आ जाए, ठीक है। तब हमारा न्यूमेरिकल चुटकियों में होता है। चला देखें, ठीक कैसे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी धातु, कोई भी धातु है, उसका परमाणु भार, किसी धातु परमाणु भार कितना दिया है, 60। क्या दे दिया आपको, m कितना दे दिया, 60। इतना क्लियर। किसी धातु की क्रिस्टल संरचना FCC, क्रिस्टल संरचना कैसी दी है, FCC। FCC का मतलब है आपको क्या दे दिया यहाँ पर, Z। आपको पता है कि जो FCC यूनिट होती है वो 4 परमाणुओं से मिलकर के बनती है। तो सिंपल सा मींस इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया यहाँ पर, Z इक्वल टू कितना दे दिया, 4, ठीक। क्रिस्टल संरचना FCC एवं यूनिट सेल की या यूनिट सेल के कोर की लंबाई कितनी दी है, यूनिट सेल की कोर की लंबाई मतलब क्या, ए आपको कितनी दी है, 400 पिकोमीटर। ये दी है आपको 400 पिकोमीटर, इतना क्लियर। 400 पिकोमीटर हो तो उसके घनत्व की गणना कीजिए। पूछा गया है आपसे डेंसिटी, सिंपल है ना, डेंसिटी पूछा है। अब अभी जस्ट मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि चाहे हमें कोर की लंबाई नैनोमीटर में दी हो, चाहे एंगस्ट्रॉम में दी हो, चाहे पिकोमीटर में, चाहे मीटर में, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या में, सेंटीमीटर। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में ही, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं फिर इसे सेंटीमीटर में। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर एंड 10 की पावर -10 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें मीटर से तो मतलब है नहीं, क्या से मतलब है, सेंटीमीटर से। तो ए आने वाली है 400 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर, तक क्लियर है। ये 2 पावर से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी क्या, कोर की लंबाई आ गई। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है डेंसिटी। पहले वाला फंडा क्लियर हो गया हमारा। क्या क्लियर हो गया, क्या क्या चीज दी है उसे लिखें, क्या पूछा है वो लिखें। तीसरा काम, उससे संबंधित क्या फॉर्मूला होता है। D इज इक्वल टू, जस्ट अभी आप 2 मिनट पहले पढ़ के आए हैं, Z इंटू M
अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो इनटू ए का क्यूब आयतन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पुट द वैल्यूज पुट करने पर क्या होगा यदि हम देखें, चलो मैं इधर करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। वैल्यूज पुट करने पर क्या होने वाला है, देखिए d इज इक्वल टू आने वाला है आपका z कितना है 4, ठीक है, गुणा m कितना है 60 अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सही है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में क्या आने वाला है आयतन a का क्यूब। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास क्या 4 इंटू 10 की पावर -8, 4 इंटू 10 की पावर -8 का क्या बेटा क्यूब। ये हमारा वैल्यूज पुट कर दें। अब हमारा काम क्या रह गया, केवल और केवल सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए करते हैं। d इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 60 अपॉन, क्या मैं इसे 6 लिख सकता हूँ, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जैक्टली यदि मैं इसे इसमें डिवाइड दूंगा मतलब 6.022 से देने में मुझे थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन यदि मैं इसे 6 मान सकता हूँ, देखो ऐसे पॉइंट वालों को राउंड ऑफ करके किया करो। एक्यूरेट आंसर नहीं आता है जो में होगा, लेकिन ऐसा आंसर आएगा जो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, आप घर पे कीजिएगा एक्यूरेट से 6.022 से ही कीजिएगा। मैं यहाँ पर 6 के करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 6.022 को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर, इंटू 4 का क्यूब क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 का क्यूब ये हो गया 10 की पावर -8 की पावर क्या 3, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -24, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24। तो देखो प्लस की 23 पावर से माइनस की 23 पावर कैंसिल। अब हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा 4 इंटू 6, डी बराबर हो गया 4 इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा, इसे मैंने 6 लिख लिया है, 6 इंटू 10 की पावर 23 जो थी यहाँ पर पावर, वो इधर माइनस वाली 23 से कैंसिल होगी। अब यहाँ पर क्या बची, केवल माइनस के 1 पावर रह गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 आ गया तीनों। इधर क्या बची 10 की पावर -1, यदि इस -1 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस के 1 पावर। इतना क्लियर। अब देखना जरा, ये 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 से 60 कितने टाइम गया 10 टाइम, कितना क्लियर। तो आपके पास बचा क्या 10 इंटू 10 अपॉन कितना 4 इंटू 4, मतलब कि 100 अपॉन 16, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, 16 चिक्के 96, कितना बचा 96 गया 6 टाइम 4 रह गया, फिर 16 दूनी 32, ठीक है, कितना जाने वाला है 16 दूनी 32, फिर रह गए 8, 8 का मतलब क्या हो गया 80 का आंसर आ गया 16 पंचू 80। तो आंसर जो आया है इसका डी कितना आ गया 6.25। अब डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, डेंसिटी का मात्रक होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अलग अलग होते हैं, एमकेएस पद्धति में अलग होता है, सीजीएस पद्धति में अलग होता है। यहाँ पर जो आता है, अब चूंकि हमने पुर की लंबाई क्या ली है सेंटीमीटर में ली है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आने वाला है, उसका क्या आने वाला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इससे संबंधित यूनिट सेल से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम आगे भी आपको एक अलग से क्लास देंगे, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल कराएंगे यूनिट सेल के केवल और केवल। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, धन्यवाद।